तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ही एक। ग्रोसरी पढ़ स्टेप 4। स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल ली। स्टेप 4 ये है कि अगर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ही एक। हाँ वो यही पड़ा है ना। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है तो ट्रांजैक्शन प्राइस सारी की सारी उसकी वो अकेला वारिस है ट्रांजैक्शन प्राइस का। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा हैं तो ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में बांटना पड़ेगा। इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अब बांटना कैसे है? हम अपने कस्टमर को ए, बी और सी ये तीन चीजें बेच रहे हैं। अगर ये तीनों अलग अलग बेचे जाते तो ये 150 का बिकता है, ये 120 का बिकता है और ये 130 का बिकता है। अगर तीनों अलग अलग बेचे जाएं तो कितने के तीनों मिला के बिकते हैं? 400 के। लेकिन हम अपने कस्टमर को, चूंकि वो हमसे तीनों खरीद रहा है, तो हम अपने कस्टमर को जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस निकली वो हम बेच रहे हैं 340 का। टोटल प्राइस जो निकली है ना स्टेप 3 में वो 340 निकली है। अगर ये तीनों अलग अलग बेचे जाते तो इतने के बिकते, लेकिन हम इन तीनों को मिला के 340 का बेच रहे हैं। तो अब इस 340 के टुकड़े कैसे करें? इस रेशो में कर देंगे। इनको कहते हैं इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस। ये तो उसका बिल्कुल सादा तरीन चीज है और ये चाहे आप सॉल्यूशन ही देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आइए 23 पे, नहीं 22 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 22। सवाल दबानी दबानी आंखों में सॉल्व कर लें और इसका सॉल्यूशन भी देख लें। हाँ जी, ओके। ये तो था सादा तरीन काम। अब इस पे मसले क्या है? एक मसला तो यह है कि अगर इनकी स्टैंड अलोन प्राइस ढूंढनी है तो वो कहां से ढूंढे? बेस्ट तरीका यह है कि अगर ये मार्केट में बिकते हैं तो इनकी मार्केट प्राइस इनकी स्टैंड अलोन प्राइस है। लेकिन अगर ये मार्केट में नहीं बिकते, लेट से ये मार्केट में नहीं बिकता लेकिन इससे मिलते जुलते मार्केट में बिकते हैं, तो उनकी प्राइस ले लें या उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो कर लें। ये भी नहीं है तो इसका भी एक हल है कि ये चीज हम जो कस्टमर को दे रहे हैं वो हमें कॉस्ट कितनी कर रही है? कॉस्ट कर रही है जी 90, और हम इस तरह की चीजों पे नॉर्मली 25% मार्जिन कमा लिया करते हैं।
हमें कॉस्ट कर रही है इतनी, मार्केट में ये हमने नहीं बेची, ना ही इससे मिलती जुलती कोई चीज बिकती है, लेकिन ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। और इस तरह के और कामों के अंदर नॉर्मली हम 25% प्रॉफिट तो कमाना चाहते ही हैं, तो यकीनन ये कितने का बेच रहे होंगे, यहां से निकल आएगा है? अरे भाई मार्केट में नहीं बिकती, नॉर्मली हम इसको नहीं बेचते, लेकिन बेचते तो बेच सकते थे, परफॉर्मेंस कंडीशन वाली शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी इसकी अपनी हैसियत है, शायद अभी पहली दफा बेचने लगे हैं, परफॉर्मेंस कंडीशन की शर्तें पूरी, देखें शर्तें पूरी हो गई तभी एबीसी लिखा मैंने, अभी यह बहस नहीं है कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे है, शर्तें पूरी हुई हैं तो मैंने यहां एबीसी लिखा है। अगला काम ये करने लगे हैं कि जो स्टेप 3 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली है, स्टेप 2 के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई हुई थी, इसको इनमें बांटना कैसे, इस वक्त ये बात हो रही है। तो अगर ये हम नॉर्मली मार्केट में नहीं बेचते, इसकी मार्केट प्राइस नहीं है, थोड़ी कस्टम मेड चीज थी, कस्टमर के लिए स्पेशली बनाई थी, ऑर्डर के ऊपर चीज तैयार की थी, तो इसको हम मार्केट से अगर अंदाजा नहीं लगा सकते तो कॉस्ट प्लस पे चल लेते। अच्छा, इससे कॉस्ट प्लस पे जो आंसर निकलेगा वो निकलेगी स्टैंड अलोन प्राइस। ये स्टेप बाकी है अपनी जगह, क्या एलोकेशन है, एलोकेशन करनी किस बेस पे, स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे, वो स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकालनी है वो बता रहा हूं। और तीसरा ये हो सकता है कि इसकी तो चलो पता है 120, इसकी कोई प्राइस भी नहीं पता हमें, पहली दफा हम बेचने लगे, और अगर पहले बेचते भी थे तो उसकी प्राइस कभी कम होती थी कभी ज्यादा होती थी, को खास इसके बारे में हम प्राइस नहीं जान पा रहे। ये कितना बना, तो सी कितना होगा 70। नोट्स में पेज 4 के एंड पे पॉइंट 1 और 2 बता दिया आपको, वो एक ही होंगे क्योंकि हमने इसको रखा ही रेजिडुअल है। ये मैंने आपको पेज 4 के एंड पे एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 4 पॉइंट 1 और 2 पूरा बता दिया। रेजिडुअल अप्रोच के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ कुछ जो कल कॉपी ली थी? अच्छा ठीक। ये मार्केट में तो नहीं बेचते, लेकिन इससे मिलते जुलते और बिकते हैं मार्केट में, तो उनकी प्राइस को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके इसकी बना लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल्स पे आए, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पे। ये जो 33 है ये बता दी, 33 हो गई, पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, 33 हो गई। एक नजर ही देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। 33 पहले टेबल के अंदर इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, और दूसरे टेबल के अंदर जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी 100 उसको इस रेशो में बांटा हुआ, तो 33 हो गई।
चलें नोट्स पे वापस आए, बल्कि नोट्स पे वापस आए यही सुन लें। आल्दो कि ये बात किसी हद तक हो गई हुई है, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस करना जरूरी है। यहां मैंने लिखा था 130। अगर इनको हम अलग अलग बेचते तो 400 का बेच सकते थे, फिर हम 340 का क्यों बेच रहे हैं? यकीनन डिस्काउंट दे रहे होंगे। तो अगर हम 340 को इस रेशियो में बांट रहे हैं तो इफेक्टिवली हम डिस्काउंट भी तो इस रेशियो में बांट रहे हैं ना। तो यहां तक डिस्काउंट वाली बात अंडरस्टूड हो गई, लेकिन डिस्काउंट को मजीद वजाहत की जरूरत है। हो सकता है कि हम ए बी सी तो इसको बेच रहे हैं, वरना लोगों को ए और बी भी बेचा करते हैं। इसको तो हम ए बी सी बेच रहे हैं, लेकिन लोगों को हम ए और बी भी इकट्ठे बेचा करते हैं। और ए और बी जो बेचा करते हैं ना, वो बेचा करते हैं 210 का। हम अभी तो इसको ये तीनों बेच रहे हैं, लेकिन हम ए और बी भी इकट्ठे बेच देते होते हैं, और ए और बी जो बेचते होते हैं वो 210 के बेचते होते हैं, दोनों मिला के। तो अब क्या हो रहा है? अब सारा डिस्काउंट ए और बी का है, क्योंकि ये अगर 210 है और साथ ये 130 मिला लें, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसके हिस्से में डिस्काउंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको छोड़ के तो खैर नहीं कहता, चले। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि स्टैंड अलोन प्राइसेस फिर से निकालेंगे। ए और बी की स्टैंड अलोन प्राइस निकलेगी। इन दोनों को हम कितने का बेचा करते हैं? 210। उस 210 को तोड़ेंगे हम 150 बाय 270। तो अब हमारी जो स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं रिवाइज्ड, वो हो गई 117, 93 और 130, और यही एलोकेटेड भी हो गई। स्टैंड अलोन एडजस्टेड हो गई। एक्चुअली हमने डिस्काउंट को इनमें बांट दिया, चूंकि डिस्काउंट, चले स्टैंड अलोन नहीं कहता, हमने डिस्काउंट को इनमें बांट दिया। चले स्टैंड अलोन नहीं, सॉरी, हमने डिस्काउंट को सिर्फ इन दो में बांटा। स्टैंड अलोन ये थी, तो हमने वो जो 340 को इस रेशियो में बांटना था, तो हमने कहा नहीं 340 को नहीं बांटना, 210 को इस रेशियो में बांट देते, ताकि ये 130 के 130 का ही आ जाए। तो ये हमने डिस्काउंट बांटा है। क्या मतलब? हाँ, अच्छा ठीक है। हम इसको 210 का बेचते होते और ये भी साथ मिला लें तो 340 हो गया, लेकिन हम 300 का बेच रहे हैं। तो अब ये जो शक्ल बन गई है 340, अब 300 को इस रेशो में बांटेंगे। इसलिए मैंने स्टैंडअलोन प्राइस बोला था कि अब ये एडजस्टेड स्टैंडअलोन प्राइस है। और अगर ये कैमरे के पार वालों को नहीं समझ आया, सवाल ये है कि अगर ये दोनों 210 का बेचा करते थे तो इनको इसने कन्वर्ट कर लिया, ये 130 का ही बेचते थे, लेकिन अब ये तीनों मिला के 340 की बजाय 300 का बेच रहे हैं, तो 40 मजीद डिस्काउंट आ गया ना। अब वो 40 तीनों में बढ़ जाएगा। जो हमें यकीन था कि 60 तो इनसे ही रिलेटेड है, वो तो कर लिया। जिस बाकी का यकीन नहीं था, तो फिर वो सबसे रिलेटेड है। ये और बी जैसे बेचा बेचे, हम ए बी बेचा करते हैं, बी सी बेचा करते हैं। अच्छा, भोले खिचड़ी बना ली। वैसे ए बी भी बेचते हैं और मतलब सेट ना रहे, पहले ए बी का भी बेचा सकते हैं और बी सी का भी। देखो, अगर तो इस तरह से है ना कि ए और बी को भी बेचते हैं, बी और सी भी बेचते हैं, ए और सी भी बेचते हैं, तो फिर खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सब पे इंडिविजुअली डिस्काउंट होता है ना। अभी मैंने जो यहां 210 का था,
उससे यह कंफर्म हो रहा था कि डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे है, इस पे है ही नहीं, तो इन दोनों को एडजस्ट किया और ये 130 ऐसे कर लिया। लेकिन अगर इनके मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बेचते ही बेचते हैं तो फिर खिचड़ी नहीं बनाएंगे। इससे साबित हो जाएगा कि 60 रुपए का डिस्काउंट तीनों का है, तो फिर सिंपली तीनों को इस रेशो में बांट देंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल 34 बता दी और उसका केस ए हो गया। और बी और सी भी पढ़ लें, 34 पूरी पढ़ लें। अभी जो समझाया है वो केस ए है, लेकिन आप बी और सी भी पढ़ लें। नोट्स में से कौन से पढ़ रहे हैं? जी, नोट्स में से कौन से? पॉइंट 1 और 2 और 3 भी बता दिए। नोट्स में से 3 भी बता दिए मैंने। हाँ जी, एक है सी। सी ये है कि बी समझ आ गई। बी ये है कि हमने डी चूंकि पहली दफा बेचना है तो हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कितने का बेचा, तो उसके लिए रेजिडुअल अप्रोच लगा ली। लेकिन एग्जाम्पल जो केस सी है उसमें रेजिडुअल लगवाने से डी इतना थोड़ा सस्ता निकल रहा है कि फेयर नहीं लग रहा। एग्जाम्पल डी सी के अंदर डी के बारे में इतने थोड़े पैसे बचे हुए लग रहे हैं कि डी सिर्फ 5 रुपए का, बस ये मुनासिब नहीं है।
जब इतनी भी नहीं लूट मची हुई तो फिर ये रेजिडुअल अप्रोच ठीक नहीं है। कुछ और डाटा निकालें, ढूंढें, बस किसी तरह ढूंढ के लाएं। तो इसमें रेजिडुअल अप्रोच मुनासिब नहीं है, ये बताया बस। इसकी नहीं, वो तो अब तय करके ना मुकर जाएगा, वरना नहीं तो रेजिडुअल अप्रोच ना लगाए ना, कुछ और ढूंढे, कुछ और हल निकालें। हाँ जी, क्या मतलब कोई और तो वो स्टूडेंट ने नहीं ना ढूंढना, मतलब तो फाइनल बता दिया वो कितनी लॉस है। हाँ नहीं, आप देखो ना, ये डिस्कशन के अंदर हो सकता है कि ये अब जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ सवाल C5 में आते हैं जिसमें IS 8 है कि उसमें एरर आए हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ये ट्रीटमेंट हुआ हुआ है तो बताएं सही हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, तो उसमें हो सकता है ऐसा हुआ। एग्जाम्पल 35 की समरी बता देता हूं, है पूरा पेज ही, समरी बताता हूं उसकी। ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर जो ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली है, इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है चलें इस 300 में से 300 फिक्स्ड है, 40 वेरिएबल है, तो क्या वेरिएबल भी इन सबको बांटनी है, या 300 अलग बांटे, 40 अलग बांटे, या 340 इकट्ठे ही बांट दें, ये डिस्कशन है। 340 टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, जिसमें से 300 कंफर्म है, 40 वेरिएबल है। हो सकता है कोई बोनस शोनस की बात होती, हो सकता है कोई डिस्काउंट होता, 40 वेरिएबल है। क्या इन सब में 340 पूरा बांट दें, या फिक्स्ड को अलग और वेरिएबल को अलग करें? नहीं, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि ये मसला है। अगर तो वेरिएबल क्लियरली इनमें से किसी एक से लिंक्ड है तो वेरिएबल उसको करें, बाकी फिक्स्ड बांट दें। लेकिन अगर वेरिएबल किसी एक से लिंक नहीं है, बाहिर तो है लेकिन अंदर खाते कुछ और बात है, तो फिर इकट्ठा बांटे। इसमें एग्जाम्पल 35 में 2 लाइसेंसेस हैं, एक X है और एक Y है। इनकी स्टैंड अलोन प्राइस 800 और 1000 है। बल्कि पढ़ लें फिर डिस्कस करता हूं, इतना सारा डाटा कहां जबानी याद रहेगा। 35 पढ़ लें, पूरा पेज की एग्जांपल है लेकिन पढ़ लें फिर मैं डिस्कस करूं।
हाँ जी, चलो इसकी समरी बताता हूं। दो लाइसेंसेस हैं। अच्छा, हमने ये ना लाइसेंसेस को आगे पढ़ना है एग्जांपल में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आगे आनी है दोबारा बात इस पे। दो लाइसेंसेस हैं और एक की फेयर वर्थ बनती है 800, दूसरे की बनती है 1000। हमने कस्टमर को बेचा और कुछ इस तरह से बात की कि एक्स के तो तुम 800 रुपए दे दो, वाई के तुम ऐसा करो कि जितना तुम कमाओगे ना इसको इस्तेमाल करके उसका 3% दे देना। और हमने उसका अंदाजा लगाया कि वो तकरीबन 1000 रुपए बनता है। तो इससे बाहर ये नजर आ रहा है कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो सिर्फ एक्स की है और जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो सिर्फ वाई की है। तो इसमें फिर हम क्या करें, वेरिएबल को सिर्फ वाई को बांट दें और जो फिक्स्ड है वो सिर्फ एक्स को बांट दें। जाग रहे हो? बांटने का मतलब है कि फिक्स प्राइस एक्स की, वेरिएबल वाई की। वही कह रहा हूं ना कि ट्रांजैक्शन प्राइस 1800 है, उसमें 800 फिक्स्ड है और 1000 वेरिएबल है। अरे ट्रांजैक्शन प्राइस तो 1800 ही है ना, वो तो हमने कैलकुलेशन में कहा है कि इसमें से 800 फिक्स्ड है और 1000 वेरिएबल है। ट्रांजैक्शन प्राइस तो 1800 है, तो उस 18 को तो एक्स वाई और वाई में बांटना है ना। तो 800 एक्स का, 1000 वाई का। हाँ हाँ, ये केस ए में लिखा हुआ है ना कि 800 फिक्स्ड है और जो वेरिएबल पोर्शन है वो 1000 है। नहीं नहीं, वो मैं केस ए पे आ गया हूं। वो तो है कि अगर एक्स बेचते तो कितने का बेचते, वाई बेचते तो कितने का बेचते, फिक्स्ड। केस ए ये है कि हमने एक्स बेचा है फिक्स्ड 800 में और वाई 1000 में नहीं बेचा। ये कहा है कि इससे तुम जितना फायदा उठाओगे उसका 3% हमें दे देना। जब उसकी वैल्यू निकाली गई तो वो 1000 बनती थी। तो अब जो 3% है ऑफ 3% रॉयल्टी है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल ही है ना, फिक्स थोड़ी है। और 800 फिक्स्ड है, तो अब टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 1800 है, लेकिन उसको किसी रेशो में बांटने की बजाय हम कहेंगे कि फिक्स्ड एक्स से रिलेटेड है, वेरिएबल वाई से रिलेटेड है। तो यहां पर वेरिएबल किसी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड थी, जिससे रिलेटेड थी उसके हिस्से में आ गई। अगर ऐसा होता ना कि जो फिक्स्ड है वो 1200 है और वेरिएबल भी कुछ है जो सिर्फ वाई से रिलेटेड है, तो क्या करते? वाई का वेरिएबल सिर्फ वाई का होता और जो 1200 है वो 800 और 1000 की रेशो में बनता। लेकिन ये इतना क्लियर था कि 800 सिर्फ एक्स का और 1000 सिर्फ वाई का, यानी एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियरली 800 एक्स का और 1000 वाई का। लेकिन केस बी ये है कि जो फिक्स प्राइस बजाहिर एक्स की लग रही है वो सिर्फ 300 है, केस बी, और जो वाई है उसका 1500 बन रहा है।
वेरिएबल। तो अब इसमें बजाहिर तो ये लग रहा है कि 1500 वाई का है और सिर्फ 300 एक्स का है, लेकिन ये फेयर नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको उतनी उतनी वैल्यू मिल जाए जो उनकी हैसियत बनती है वाकई। तो अब 300 रुपए एक्स को कहना मुनासिब नहीं होगा, तो उसका हल ये होगा कि 300 को दोनों में बांट देते हैं और 1500 को भी दोनों में बांट देते हैं। यानी अब सिर्फ x को 300 देना और y को 1500 देना इंसाफ नहीं है, तो अब 300 को भी दोनों में बांट देते हैं और वेरिएबल 1500 को भी दोनों में बांट देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें बजाहिर लग रहा था कि वेरिएबल सिर्फ y का है, तो उसने कहा नहीं, वेरिएबल भी दोनों का है, क्योंकि उसने बजाहिर x सस्ता बेचा है लेकिन यकीनन उसने 1500 में इसके पैसे भी रखे हैं, तो इसलिए 300 को भी बांटना है और 1500 को भी बांटना है। ये केस भी है। अच्छा जी, ये बांटने वाली बातें काफी हो गई और बांटने वाली बातें काफी हैं। अब आते हैं पांचवें स्टेप पे। पांचवा स्टेप क्या है कि जो जो इनको प्राइसेस बांट दी, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिस्से में उसकी प्राइस आ गई। अब जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे उसका रिलेटेड पोर्शन रेवेन्यू बनता जाएगा। ये है स्टेप 5। लेकिन इसमें एक इंतहाई टेक्निकल बात यह है कि यह फैसला कैसे होगा। हाँ, एक पॉइंट रह गया था, पॉइंट नंबर 4 नोट्स में, पॉइंट नंबर 4 नोट्स में स्टेप 4 का पॉइंट नंबर 4। इसमें यह लिखा हुआ है कि चूंकि ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल भी शामिल है तो उसमें कल को चेंज भी आ सकती है। तो अगर कल को चेंज आ गई तो उस चेंज का क्या करें? जैसे ओरिजिनल प्राइस जिनमें बांटी थी ना, तो चेंज भी फिर उन्हीं में बांटेंगे, लेकिन चेंज को बांटने के लिए फिर से स्टैंड अलोन प्राइसेस नहीं निकालेंगे, वही ओरिजिनल वाली, यानी जिस बेस पे ओरिजिनल वाली बांटी थी चेंजेस भी उसी बेस पे ही बांटेंगे। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ। हाँ जी, स्टेप 5, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस सेटिस्फाई होती जाएंगी तो उनसे रिलेटेड पोर्शन रेवेन्यू बनता जाएगा। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब माना जाए कि सेटिस्फाई हो गई? जब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई। जब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब से ये गुड सर्विस कस्टमर की, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई। इसके लिए टेक्निकल वर्ड ये है कि जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए, जब गुड और सर्विस का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई। कंट्रोल ट्रांसफर होने के लिए कुछ निशानियां हैं, पेज 5 पे देखें। पेज 5 पे पॉइंट नंबर 1 बता दिया। पॉइंट नंबर 2 में यह है स्टेप 5 का, पेज 5 स्टेप 5। पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया। पॉइंट 2 ये है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ये कैसे पता चलेगा ट्रांसफर हो गया? तो उसके लिए आईएएस की कुछ गाइडेंस है। ये गाइडेंस है, ये कंडीशंस नहीं है, ये इंडिकेशंस है। ये जो 5 बुलेट पॉइंट लिखे नजर आ रहे हैं ना, ये इंडिकेशंस हैं, कंडीशंस नहीं है। जब ये काम हो जाता है तो समझा जाता है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। जैसे जमीन बेची है, कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? उसका नाम हो जाएगा, तो कस्टमर हैज लीगल टाइटल। वैसे नॉर्मली कोई भी फिजिकल चीज बेची है तो वो कब कंट्रोल ट्रांसफर समझा जाएगा? जब डिलीवर कर देंगे, तो जब पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं
जो बेशक पड़ी हमारे पास है, लेकिन कस्टमर ने कहा कि ये मेरी चीज है, बस आप अमानत के तौर पे रखें, तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ चीज को, तो भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। फिर अगर चीज को नुकसान पहुंच गया तो वो बताएगा कि चीज किसकी है, जिसको नुकसान पे तकलीफ होगी चीज उसकी है। जैसे अभी ये जो हबी सेंटर में वाकया हुआ, तो कुछ शॉप्स ऐसी जिनमें चीजें कस्टमर की पड़ी होंगी, हो सकता है उसने रिपेयर के लिए दी हो, तो वो कस्टमर की चीजें जली हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, कोई लैपटॉप होता है कि दुकानदार ने पैसे पकड़ लिए होते और कहा होता कि मेरी जिम्मेदारी में आपको लैपटॉप पहुंचाऊंगा, तो अभी वो दुकान पे पड़ी थी, जल गए, अब ये नुकसान किसका है? तो रिस्क एंड अवॉर्ड अभी दुकानदार के ही थे। तो रिस्क एंड अवॉर्ड अगर कस्टमर के हो गए तो इसका मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ निशानियां हैं कंट्रोल ट्रांसफर होने की। कंट्रोल ट्रांसफर होगा कब? कब तो चलो खैर बता दिया। दो बातें, या तो कंट्रोल फौरन ट्रांसफर होगा, यानी जस्ट लाइक हो गया ट्रांसफर, या ओवर अ पीरियड होगा। या तो कंट्रोल फौरन ट्रांसफर होगा या ओवर अ पीरियड होगा। या तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा एट अ पॉइंट इन टाइम, या कंट्रोल ट्रांसफर होगा ओवर टाइम। अब इसका फैसला कैसे करेंगे? अगर ओवर टाइम साबित कर पा रहे हैं तो फिर ओवर टाइम है, लेकिन अगर ओवर टाइम साबित नहीं कर पा रहे तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम है। इसकी मैं मिसाल देता हूं, समझने में आसानी होगी। इस कॉलेज ने बाहर गेट के साथ कुछ कोई ग्रिल बनवानी है, कुछ उसमें सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, कुछ और। जिसको ये काम दिया उसका काम है वो पूरा फ्रेम सब सेट तैयार कर। अब चलें इसकी मिसाल ले लेते हैं। कॉलेज ने ये फ्रेम, ये मेटल का फ्रेम है, ये बोर्ड, ये सब तैयार करवाने हैं। जिसको जिम्मेदारी दी वो साइज ले गया और उसका काम है कि बोर्ड बना के लाके देगा। अगर वो बोर्ड जब तक बन रहे हैं वहीं उसी दुकानदार के पास, वहां कोई नुकसान पहुंच जाता है इन बोर्ड को, मेटल को, तो किसकी जिम्मेदारी है? दुकानदार। दुकानदार की जिम्मेदारी कब खत्म होगी? जब वो लाके यहां पर फिट कर देगा। चाहे इसको इस काम में 4 महीने लग जाए, लेकिन उस 4 महीने के दौरान अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है चीज को, वो दुकानदार का मसला, हमें तो तैयार चीज यहां पर चाहिए। एक ये मिसाल है। दूसरी मिसाल यह है कि दुकानदार यहीं पर आके ये सारा काम करता है और फिर काम करके चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, काम करता है, फिर काम करके चला जाता है। अगर महीने 2 महीने के बाद हम कहें कि नहीं यार जाओ तुम यहां से, तो उसको 1 रुपया भी नहीं देंगे। नहीं, उसने इतना सारा काम किया है, थोड़े बहुत तो उसके पैसे बनते हैं, वो देंगे। इन दोनों मिसालों के अंदर पहली वाली मिसाल में कस्टमर तक रिस्क एंड रिवॉर्ड कब पहुंच रहे हैं? जब सारी चीज फाइनल बन के कस्टमर तक पहुंच रही। बेशक उसको बनने में 4 महीने लग रहे हैं, लेकिन जिस दौरान वो बन रही थी तब तक वो सेलर की थी, कस्टमर का उस पर कोई हक नहीं था और कस्टमर ना ही उस पर जबरदस्ती कर सकता था। कस्टमर को वो चीज तैयार चाहिए। ये है कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर कस्टमर ही की जगह पर आके हम ये सारी चीज बना रहे हैं, ये कस्टमर ही की है। अगर सप्लायर से झगड़ा हो जाए, सप्लायर को निकाल दे, तो ये कस्टमर की चीज है। जितना काम सप्लायर ने किया होगा उसके पैसे देगा, बाकी ये कस्टमर का ही है। तो ये ओवर टाइम है। चीज बनने, अच्छा ये बात हो ही तब रही है जब किसी चीज को बनने में या सर्विस डिलीवर होने में टाइम लगता है। अगर तो है ही 5-10 मिनट का काम ना, तो फिर तो ये बहस ही नहीं है। ये काम ही तब है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज बन रही है, सर्विस दी जा रही है, तब की बहस है। तो अगर उस दौरान, जिस दौरान चीज बन रही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक कस्टमर ही है, उस चीज पे मर्जी कस्टमर की चलेगी और सेलर जितना काम कर चुका उस पे उसको पैसे लेने का हक है, तो फिर ये ओवर टाइम है। लेकिन अगर कस्टमर का, अगर सप्लायर का पैसे लेने का हक बनेगा ही तब जब वो चीज पूरी कर देगा, तो फिर ये एट अ पॉइंट इन टाइम है। नोट्स पे आए।
अच्छा, ये भी पीडीएफ पे आना, कुछ पॉइंट ऐड किए मैंने इसमें। पेज 5 के एंड पे स्टेप 3, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए 3 बुलेट पॉइंट हैं इसी पेज पे। इनमें से कोई एक अगर हो रहा है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। अब वो क्या है? पहला बुलेट पॉइंट, सप्लायर कस्टमर को सर्विसेज दिए चले जा रहा है और कस्टमर वो सर्विसेज लेता चला जा रहा है। जैसे कोचिंग है, अब आपको जो एक क्लास डिलीवर कर दी वो तो कर दी ना, आपने रिसीव कर ली। अगले दिन अगली क्लास है, आपने रिसीव कर ली, यानी सर्विसेज रेंडर होती चली जा रही हैं और कस्टमर रिसीव करता चला जा रहा है। इसी तरह जिम सर्विसेज हैं, कस्टमर को मेंबरशिप दी हुई है, उसने साल के लिए मेंबरशिप ले ली, अब वो रोज आ रहा है, एक्सरसाइज करता चला जाता है, यानी रोज वो सर्विस कंज्यूम करता चला जा रहा है। क्लीनिंग सर्विसेज हैं, रोज बंदे आते हैं, सफाई करते हैं, चले जाते हैं, उस दिन वाली सर्विस दे दी, अगले दिन फिर आते हैं, सफाई करते हैं, चले जाते हैं, अगले दिन वाली सर्विस दे दी। तो हो क्या रहा है कि कंटिन्यूअसली सेलर सर्विसेज दिए जा रहा है और कस्टमर कंज्यूम किए जा रहा है। तो ये निशानी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। ये पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरा बुलेट पॉइंट वो है जो मैंने ये बोर्ड यहां बन रहा है वो बताया है। बिल्डिंग की भी मिसाल हो सकती है, यानी कस्टमर की जमीन है और कस्टमर ने ठेकेदार को कहा है कि इधर मेरी जमीन पे आके मेरा घर बना के दो। अब अगर घर आधा भी बना होगा और किसी वजह से हम कस्टमर हमें कहता है बस जाओ यार रहने दो, तो उस वक्त तक की मेहनत का तो पैसा मिलेगा सेलर को, और वो घर उस जगह पर कस्टमर की मिल्कियत है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। और तीसरा बुलेट पॉइंट यह है कि अगर जितना काम किया है उसके पैसे लेना हमारा हक बन चुका हुआ है, जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं पैसे लेना हक बनता जा रहा है। जैसे इसकी मिसाल लेते हैं, ये जो कोचिंग हो रही है सीफैप में, तो अभी नया काम शुरू किया है। कैफ में ये होता है कि कैफ में स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, अब उसने एडमिशन तो पूरा कोर्स पढ़ने का लिया ना, कि मैंने पूरा कोर्स पढ़ना है। एडमिशन लिया और 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ गया और उसने पेपर ड्रॉप कर दिया। तो यहां राइज में फ्रीज नहीं होता, फीस दी थी पूरी, अब वो ड्रॉप करना चाहता है, तो उसने 40% क्लासेस पढ़ ली हुई है, तो कॉलेज ने 40% क्लासेस तो पढ़ा दी ना, उसका हक तो 40% का बन गया। ये नहीं होगा कि जी कोर्स चूंकि पूरा नहीं पढ़ा तो सारे पैसे वापस, 40% तो पढ़ ली ना, फीस में से 40% कटेगा, बाकी स्टूडेंट को वापस हो जाएगा। तो जितनी जितनी सर्विस दे दी, अगर उस पे पैसे लेने का हक बन गया है तो ये भी सर्विस ओवर पीरियड है। ये तीसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ। तो इन 3 में से कोई एक सिचुएशन हुई तो ये होगा ट्रांसफर ओवर टाइम। मिलती जुलती हैं, लेकिन देखो दूसरी ये जो मैंने कॉलेज की मिसाल दी है, इसमें कौन सा हम स्टूडेंट के पास जाकर उनका एसेट बना रहे हैं? जैसे आपने कहा, हाँ, तो ये दूसरा बुलेट पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा तीसरा, यानी जब दूसरा होगा तो तीसरा भी साथ होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि तीसरा हो तो साथ दूसरा भी है। अब जैसे कोचिंग के अंदर दूसरा वाला नहीं है, लेकिन जहां दूसरा होगा तो हाँ वहां तीसरा भी होगा ही। तो सवाल में गिवन ये हाँ, ये सवाल में बताई होगी डिटेल, क्लियरली पता चलेगा कि सेटिस्फाइड हो। यानी क्या चक्कर है, तीसरी चौथी दफा आया, आके देख के फिर चला जाता है। हाँ, अच्छा है।
नहीं यार, अभी तो शुरू हुई है बात। तो इन तीन में से कोई एक भी पूरा हो गया तो सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। अगले पेज पे आए। चले पिछले पेज की बात पिछली खत्म कर ले। और अगर नहीं है सेटिस्फाइड ओवर टाइम तो फिर वो एट अ पॉइंट इन टाइम। अगले पेज पे अगर सेटिस्फाइड ओवर टाइम है तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब किया जाए, एंड पे जाके या साथ साथ? साथ साथ। अगर एट अ पॉइंट इन टाइम है तो फिर एंड पे जब होगा। अगर ओवर टाइम है तो फिर साथ साथ फैलना चाहिए रेवेन्यू भी। अब जब फैलाना है तो फिर किस बेसिस पे फैलाना है? इसके लिए तरीका इस्तेमाल होता है कि हमें प्रोग्रेस मेजर करनी पड़ेगी कि हम कितने परसेंट काम कर चुके हैं, हम कितने परसेंट सर्विस दे चुके हैं, हम कितने परसेंट गुड डिलीवर कर चुके हैं। उस परसेंटेज की बुनियाद पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और हम कस्टमर की जमीन पे उसको बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, सेटिस्फाइड ओवर टाइम। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी पहला अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है और हमने असेस किया कि हम 25% काम पूरा कर चुके हैं, तो पहले साल में कितना रेवेन्यू आ जाएगा? पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25%। तो सेटिस्फाइड ओवर टाइम को रिकॉग्नाइज करने का तरीका यह है कि उसकी प्रोग्रेस मेजर की जाएगी और उस प्रोग्रेस परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अगला मसला कि प्रोग्रेस मेजर होगी कैसे? इसके लिए 2 क्लासेस ऑफ तरीके हैं, एक आउटपुट मेथड्स है और एक इनपुट मेथड्स है। नाम से आइडिया हो रहा है। इनपुट वो है जो हमारे अंदर की बात है, आउटपुट वो है जो कस्टमर को भी नजर आ रहा है। तो इनमें से कौन से मेथड लगाने हैं ये सब्जेक्टिव बात है और इसमें एंटिटी ये फैसला करेगी कि वो मेथड लगाएगी जो फेथफुली डिपेक्ट कर रही हो कि हमारा काम का प्रोग्रेस क्या है। कौन सा मेथड लगना है, जिस तरह डेप्रिसिएशन का होता है ना कि बेनिफिट पैटर्न के मुताबिक, तो कौन सा मेथड लगाना है, इनपुट मेथड लगाना है कि आउटपुट मेथड लगाना है, ये एंटिटी ने फैसला करना है कि कौन सा मेथड फेयरली रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी प्रोग्रेस को। अब ये मेथड है क्या क्या? आउटपुट मेथड की भी कुछ मिसालें हैं। आउटपुट मेथड के अंदर है कि सर्वे ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि कोई कंसल्टेंट आएगा, एक्सपर्ट, वो आके काम चेक करके जाएगा, देखेगा जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, और बस 40% हो गया है काम, तो हम 40% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह एक और तरीका हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये काम कर लिया 10% आपका काम माना जाएगा। एक चेक लिस्ट होगी, उनमें से जितना जितना टिक होता जाएगा, माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे, उस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस मेजर हो जाएगी। फिर एक तरीका हो सकता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था कस्टमर से कि उनके बिल्कुल एक जैसे, चले कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं। कस्टमर कॉलेज है, उसने किसी एंटिटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारे इस कॉलेज के अंदर बिल्कुल एक जैसे 400 बेंचेस हैं, आपने उन सब के ऊपर कोशिश दोबारा करनी है और पर बेंच आपको 3000 रुपए मिलेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में साल से ऊपर लग गया अगर, तो कैसे मेजर करें? ईयर एंड आ गया कि कितने % काम हो चुका है, 400 में से जितनों पे हो गया, तो इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस कर लिए उसकी बेस पे कर लेंगे। ये आउटपुट मेथड्स हैं। इनपुट मेथड ये है जो हमारे अंदर का मामला है कि हमने कितना टोटल खर्चा सोचा था, ये खर्चा भी बताएंगे कस्टमर को हम नहीं, और उसमें से कितना खर्चा हो चुका है, ऐसे भी परसेंटेज निकल सकती है। हमने कितने टोटल लेबर आवर सोचे थे, कितने लेबर आवर लग चुके हैं, इससे परसेंटेज निकल सकती है। हमने कितने टोटल मशीन आवर सोचे थे, उसमें से कितने मशीन आवर लग चुके हैं, इस तरह भी परसेंटेज निकल सकती है। अभी चल रही है क्लास। ये जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, ये परफेक्ट है या इसमें एस्टीमेट चेंज हो सकता है? इसमें एस्टीमेट चेंज हो सकता है। हमने बिल्डिंग बनानी है 4 साल में और सोचा था कि 300 मिलियन खर्च आएगा, अब काम करते करते हो सकता है वो 325 तक पहुंच जाए, तो इसमें एस्टीमेट चेंज हो सकता है। तो हम हर साल के एंड पे एस्टीमेट रिवाइज करेंगे और जो प्रोग्रेस निकालेंगे वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे नए एस्टीमेट्स पे निकालेंगे। वैसे तो भूल भाल गया होगा, लेकिन
IFRS 2 में ऐसे ही करते थे हम कि हर साल के एंड के ऊपर नए एस्टिमेट्स लेते थे और क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करते थे, फिर देखते थे कि पिछले साल कितना कर चुके थे तो माइनस वो इस साल बन जाता था। क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट होता था और नए एस्टिमेट्स पे होता था। तो यहां भी ऐसे ही होगा कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा और नए एस्टिमेट्स पे होगा। और इसका लास्ट फिर एग्जांपल्स देखते हैं। अगर प्रोग्रेस मेजर नहीं हो सकती, और ये बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा, ये शुरू में ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू है, अगर प्रोग्रेस मेजर नहीं हो सकती तो फिर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें? जितना खर्चा हो गया है बस उतना ही रेवेन्यू मान लें, खर्चा ही, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। बाकी अगले साल देखेंगे जब हालात क्लियर हो जाएंगे। तो ये मसला तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू में होगा और अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया होगा। तो जितना खर्चा हमने किया है उतने ही के बराबर रेवेन्यू मान लें। इससे ये फायदा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट जीरो आ रहा होगा। ये ना हो कि हमें अभी पता ही कुछ नहीं, हम प्रॉफिट दिखा दें। तो जितना खर्चा किया है उसी के बराबर रेवेन्यू मान लें। ये स्टेप 5 पूरा हो गया और एग्जांपल्स पे आ जाएं। एग्जांपल का जल्दी से मैं आपको रिव्यू दे दूं फिर। प्रोग्रेस का मतलब जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट, देखो प्रोग्रेस का मतलब है कि हमारा टोटल जैसे कोर्स चल रहा है, अब आप कहें सर कितना कोर्स हो गया है, मैं कहूं जी 73% हो गया, ये इसकी प्रोग्रेस है। अब वो 73% मैंने कैलकुलेट कैसे किया? ये इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड है, यानी मैं मार्क्स की बेस पे कर रहा हूं या टोटल आवर्स की बेस पे कर रहा हूं। वो फिर है कि मैंने वो 73% निकाला कैसे? प्रोग्रेस क्या जी 73% हो गया है, और वो 73% कैलकुलेट कैसे किया? ये इनपुट और आउटपुट मेथड है। एग्जांपल्स पे आइए और एग्जांपल्स 18। बल्कि 18 से पहले 13 से लेके 19 तक है, पढ़ के आनी है। नींद आ रही? अच्छा चलें, ये पढ़ाइएगा, एक सवाल देख लें फिर बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 28 पे आ जाए। सवाल पढ़ लें और उसका सॉल्यूशन भी देख लें।
हाँ जी, वैसे चुप किए बैठेंगे, पढ़ रहे हैं क्या है? 28 में काफी ज्यादा है ये। असल में वो FR1 के सवाल है ना, तो उसमें ये सब डिस्कस करना होता है कि स्टेप 1 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। वो ज्यादा लिखा है कम लिखा है अलग बात है, जो लिखा है वो समझ आए तो फिर। इसमें अब हमने दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक हैंडसेट है जो बाहर फ्री है लेकिन यकीनन इसमें पैसे हैं इसके, तो इसमें से हमने इन दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एलोकेट किया और हैंडसेट परफॉर्म हो गई ऑब्लिगेशन। जब हैंडसेट दे दिया एट अ पॉइंट इन टाइम, वो फौरन रिकॉग्नाइज हो गया। और जो सर्विसेज हैं वो पूरे साल पे फैली हुई हैं ओवर पीरियड, तो उसका रेवेन्यू भी ओवर पीरियड जाएगा। कैश के टुकड़े करने पड़ेंगे ना। जो मोबाइल है हाँ, क्योंकि कैश तो मोबाइल के लिए अलग नहीं ना मिलना, वो 200 के अंदर शामिल है, तो इसलिए कैश के तो टुकड़े करने पड़ेंगे। वो तो सेट का आ गया। अरे वो तो हमने उनको कहा है ना फ्री है, असल में तो उसकी कीमत है ना 200 में शामिल है। तो हमने 200 200 200 साल के 2400 उसको एलोकेट कर लिया, तो सेट की भी कीमत निकल आई, तो उसकी कीमत तो है ना, और वो इन्हीं 200 रुपए में से ही निकलनी है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल करते, ये बिल्कुल करते, क्योंकि ये ऐसे होता, फर्ज करें कि पैसे 2400 है ना, और अगर सर्विसेज के भी 2400 ही बनते, लेकिन सेट के भी होते 500, तो इसको बांटते हैं इस रेशो के अंदर, क्योंकि सेट एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फ्री दे रहे हैं तो क्या है ना, इसकी एक शनाख्त तो है। तो हमने नहीं कराई, हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी, लेकिन IAS कहता है जब है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो उसको लगाओ वैल्यू। इवन के आगे ये भी पढ़ेंगे कि हमने अगर वारंटी दी हुई है ना, उसकी भी वैल्यू लगती है। हमने डिस्काउंट दिया हुआ, उसकी भी वैल्यू लगती है, डिस्काउंट देना है। मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि 2400 आप तो कह रहे हैं, हाँ, लेकिन यकीनन सेट के भी हैं, इसको सेट को भी दो पैसे। अच्छा, ये यार बड़े क्रिटिकल हैं ये एग्जांपल्स जो आपने पढ़ के आनी है, पढ़ के आनी है। कल नहीं, अगली क्लास। कौन कौन सी थी? एग्जाम्पल 13 से 19 तक ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है इस हवाले से कि परफॉर्मेंस सेटिस्फाई एट अ पॉइंट इन टाइम हो रही है या ओवर टाइम हो रही है। एग्जाम्पल 13 से 19 तक पढ़ के आइएगा। और जो 19 है ना, वो एक बड़ा स्पेशल सिनेरियो है। एग्जाम्पल 19 पढ़ के आ जाएगी समझ, ये एक बहुत स्पेशल सिनेरियो है, ये आपको उस सवाल को पढ़ के आ जाएगी समझ। ये इनपुट मेथड में एक एक्सेप्शन समझ लें, तो ये आपको एग्जाम्पल पढ़ के ही सारी डिटेल समझ आ जाएगी। इसको इनपुट मेथड की एक एक्सेप्शन समझ सकते हैं आप, ये पढ़ के आनी है एग्जाम्पल्स। अगली दफा फिर ये जो एग्जाम्पल्स हैं अगली वाली, उन पे भी बात करूंगा। और IAS IAS तो थोड़ा सा रह गया, IAS में तो थोड़ी सी बातें रह गई हैं। असल मुश्किलें हैं इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं घुमा फिरा के, तो उन पे मैंने बात करनी है। और देखते हैं पास पेपर्स हैं जी। उम्मीद तो नहीं है, चौथी क्लास लगी जाएगी। सही बुखारी में एक रिवायत है और बहुत मशहूर है, और
सिर्फ उसको लफ्जी हद तक रख लिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमान वाला ना होगा जब तक मैं उसे उसके वालिद और औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अगर स्टूडेंट टीचर को कहे कि जी आप तुम्हारे वालिदैन की जगह और आप हमारे लिए जिंदगी में सबसे कीमती हैं, ये हो गए अल्फाज। ये अल्फाज साबित कब होंगे? जब उसकी हर बात मानेंगे। तो आपसे सबसे मोहब्बत ये नहीं है कि सारे गंदे काम करने और जब कहीं जिक्र आ जाए तो झूमना शुरू कर दें, चूमना शुरू कर दें और बातें नहीं माननी। ये बल्कि मोहब्बत क्या, ये हम बदतमीजी कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। तो बेशक दिली मोहब्बत भी मैटर करती है, लेकिन इस क्लेम में कोई दम ही नहीं है जब हम नाफरमानियों वाले काम कर रहे हो। यानी मैं अपने अब्बा जी को जाके कहूं, अब्बा जी मैं आपका बड़ा फरमा बरदार हूं, और उनके सामने खड़े खड़े मैं उनके नाफरमानियां करे जा, नहीं नहीं अब्बा मैं हूं फरमा बरदार, दिल से मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, तो चपेट ही पड़ेगी आगे से। तो इसलिए मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपसे सल्लम की बात हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर एक हुक्म मानना है आपसे सल्लम का, और अगर हुक्म से चले मैं और नीचे आ जाऊं, कोई सुन्नत अख्तियार करनी है, और इस मोहब्बत से कि आपसे सल्लम ये काम करते थे, लेकिन अगर मैंने किसी बंदे से डर के वो काम छोड़ दिया कि उसको बुरा लगेगा, तो फिर मैंने उस बंदे को प्रेफर कर लिया। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप सल्लम का हुक्म मानते हुए और कोई सुन्नत अडॉप्ट करते हुए दुनिया की कोई चीज रोक ना सके। अगली क्लास में मिलते हैं।